हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग अपनी पहली यूनिट की लास्ट टॉपिक बी आर अम्बेडकर के कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल। सो स्टार्ट करते हैं। फिर तब तक आप लोग कंफर्म कर दीजिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो एक अनाउंसमेंट है जो कल तक का ऑफर है, 3 सितंबर तक ऑफर है ये। सो इसमें 10% ऑफ है, जिसमें आपको सभी कोर्स पे 10% ऑफ है, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर की फ्री बुक मिलेगी, उसके साथ साथ नोटबुक फ्री मिलेगी और उसके साथ साथ आपको एक पेन भी फ्री मिलेगी। तो ये कल तक का ऑफर है, तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं लिया है उनको आप बता सकते हैं कि वो जल्द से जल्द कोर्स ले लें। कल तक का ऑफर है उनके पास और बेस्ट ऑफर है, इससे अच्छा ऑफर नहीं आएगा। सो और जिन्होंने भी अभी तक कोर्स नहीं लिया है वो मेरा रेफरल कोड जो अलीम 10 है उसको यूज करके वो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी आर अम्बेडकर के बारे में। सो आप सभी जानते हैं बी आर अम्बेडकर को। ठीक, भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो इनका जो फुल फॉर्म है बी आर अम्बेडकर का, भीमराव रामजी अम्बेडकर वॉज एन इंडियन जूरिस्ट। ये एक इंडियन जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर हु हेडेड द कमिटी ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। ठीक, भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय हैं। तो ये ज्यादातर जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय बहु विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। ठीक, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। ठीक, इनका जो बॉर्न हुआ था आप सभी जानते हैं, बी आर अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है हमारे देश में। तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। अभी वो एरिया जो है अम्बेडकर नगर के नाम से जानी जाती है। डाइड 6 दिसंबर 1956 न्यू दिल्ली में। ठीक, बाकी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपके काम की हो। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कास्ट के बारे में बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो कास्ट के बारे में बी आर अम्बेडकर कहते हैं, कास्ट सुपर इम्पोजिशन ऑफ एंडोगैमी ओवर एक्सोगैमी। ये क्या है? सुपर इम्पोजिशन ऑफ एंडोगैमी ओवर एक्सोगैमी। एक्सोगैमी के ऊपर आप जब कोई किसी तरह का इम्पोजिशन लगाते हैं एंडोगैमी के लिए, मतलब कि कास्ट सिस्टम में क्या होता है, ज्यादातर लोग जो है अपने ही कास्ट में मैरिज करने की मतलब परमिशन होती है। ठीक, अपनी कास्ट में मैरिज करने की परमिशन होती है कास्ट के लोगों को।
तो एक तरह से बहुत ही मतलब सुपर इम्पोजिशन कहा है इन्होंने कि एक्सोगैमी के ऊपर एक तरह का एंडोगैमी का सुपर इम्पोजिशन। ठीक, तो इससे रिलेटेड कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हु सेड दैट कास्ट इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ एंडोगैमी ओवर एक्सोगैमी। तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। बहिर्विवाह पर सगोत्र विवाह का जाति अधिरोपण। ठीक, बहिर्विवाह पर सगोत्र विवाह का जाति आरोपण। सगोत्र में क्या होता है, एंडोगैमी होता है। ठीक, बहिर्विवाह मतलब जाति में हमेशा जो है बहिर्विवाह पे रोक लगाई जाती है। ठीक, कास्ट सिस्टम एज डिवीजन ऑफ लेबरर। इन्होंने कहा है कि कास्ट सिस्टम जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है बल्कि डिवीजन ऑफ लेबरर है, मतलब कि वो जो लेबर फोर्स है उसको डिवाइड कर रही है आपस में। ठीक, तो काम को नहीं डिवाइड किया जा रहा है बल्कि ह्यूमन बीइंग को, जो लेबर है उनको डिवाइड किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कास्ट सिस्टम क्या है, एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर है। गांधी जी ने खुद कहा है इसको कि कास्ट सिस्टम क्या है, एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है बल्कि ये डिवीजन ऑफ लेबर है। ठीक, ये लेबर्स को डिवाइड कर रहा है, काम को डिवाइड नहीं कर रहा है। मजदूरों के विभाजन के रूप में जाति व्यवस्था। इन्होंने कहा कि जो है बाकी लोग क्या कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो काम का विभाजन है, लेकिन ये कहते हैं कि ये काम का विभाजन नहीं बल्कि ये मजदूरों का विभाजन। मजदूर लोग इसको इससे जो है इस व्यवस्था से मजदूर लोगों का विभाजन होता है, ना कि काम का विभाजन होता है। ठीक, ग्रेडेड इनइक्वलिटी। ग्रेडेड इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। अब इसके बारे में क्या कहते हैं, ग्रेडेड इनइक्वलिटी के बारे में, वर्गीकृत असमानता। इन द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी देयर इज नो सच क्लास एज कंप्लीटली अनप्रिविलेज्ड। ठीक, तो जो ग्रेडेड इनइक्वलिटी है उस सिस्टम में अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो मतलब पूरी तरीके से अनप्रिविलेज्ड हो, एक्सेप्ट द वन विच इज एट द बेस ऑफ द सोशल पिरामिड। जो इस सोशल पिरामिड के सबसे निचले स्तर के हैं, सिर्फ उनके साथ जो है वो जो है अनप्रिविलेज्ड है, बाकी कोई भी क्लास कोई भी कास्ट जो है वो अनप्रिविलेज्ड नहीं है। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे तो कास्ट सिस्टम में जो है सबसे ऊपर अगर आप पिरामिड देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या आता है, ब्राह्मण आते हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ठीक, तो ये कहते हैं कि ग्रेडेड इक्वालिटी में ये तीनों कास्ट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से अनप्रिविलेज्ड हैं, लेकिन सिर्फ जो निचले स्तर की कास्ट है यानी कि जो सबसे नीचे आती है रैंक में, वही कास्ट जो है अनप्रिविलेज्ड। उस पिरामिड में, सोशल पिरामिड में जो सबसे नीचे कास्ट आती है वही सबसे ज्यादा अनप्रिविलेज्ड है, बाकी कोई भी कास्ट ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से अनप्रिविलेज्ड हो। ठीक, तो श्रेणीबद्ध असमानता की प्रणाली में, तो इसको वर्गीकृत असमानता या श्रेणीबद्ध असमानता भी कह सकते हैं आप। ठीक, सामाजिक पिरामिड के आधार पर, जो भी सामाजिक पिरामिड है उसके आधार पर मौजूद वर्गों को छोड़कर यहाँ नीचे मौजूद होगा। ठीक, नीचे मौजूद वर्गों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह से वंचित हो। तो जो निचले स्तर के जो सामाजिक पिरामिड है उसमें जो सबसे नीचे स्तर का की जात है, जो नीचे सबसे नीचे स्तर के वर्ग हैं, उनको छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो पूरी तरीके से वंचित हो। सिर्फ जो है शूद्र ही, यानी कि जो सबसे नीचे पायदान पे जो वर्ग पाया जाता है वही जो है सबसे ज्यादा वंचित होते हैं। ठीक, इनके कॉन्सेप्ट में ज्यादातर दलित को सपोर्ट करने के कॉन्सेप्ट आएंगे या मतलब कास्ट सिस्टम को डिसमिस करने के कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक, मनुस्मृति के बहुत खिलाफ थे ये। ठीक, इवन द प्रिविलेजेस आर ग्रेडेड। इवन द प्रिविलेजेस यानी कि जो प्रिविलेज हैं उनको भी ग्रेडेड किया गया, उनको भी अलग अलग हिस्सों में रखा गया। ग्रेड मतलब कि जहाँ पे आप रैंक देते हैं किसी को, जैसे ब्राह्मण को सबसे पहली रैंक दे दिए, फिर सेकंड पे क्षत्रिय, उसके बाद जो है
लास्ट थर्ड पोजीशन पे वैश्य। तो ये तीनों प्रिविलेज हैं, फिर भी ये ग्रेडेड है। ठीक, एवरी क्लास इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द सोशल सिस्टम, और हर क्लास जो है ये कोशिश करती है कि सोशल सिस्टम मेंटेन किया जा सके। ठीक, हर क्लास जो है ये उसका ये इंटरेस्ट होता है कि वो सोशल सिस्टम को मेंटेन कर सके। कास्ट डज नॉट अलाउ हिंदू एज कम्युनिटी, और इन्होंने कहा है कि कास्ट जो है हिंदू को अलाउ नहीं करता है एक कम्युनिटी में चेंज होने के लिए, क्योंकि कास्ट में जो है इतना ज्यादा बंटवारा हो चुका है लोगों के खिलाफ, मतलब इतना ज्यादा, मतलब लोग एक दूसरे के खिलाफ इतना है कास्ट सिस्टम में कि कोई भी अपने आप को एक कम्युनिटी नहीं कंसीडर करता है, बल्कि मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी अपने आप को हिंदू कम्युनिटी का मानने को तैयार नहीं है, बल्कि कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहेगा मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहेगा मैं वैश्य हूँ, कोई कहेगा मैं शूद्र हूँ। ठीक, तो इसी को कहते हैं वो कि कास्ट सिस्टम जो है कभी भी हिंदू कम्युनिटी में कम्युनिटी बनाने के लिए अलाउ नहीं करता। ठीक, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी, ठीक, सिख कम्युनिटी है, इन सब में कास्ट सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे कम्युनिटी का फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन हिंदू सिस्टम में जो है कास्ट सिस्टम की वजह से ये कम्युनिटी में चेंज नहीं हो पाते हैं, ये बी आर अम्बेडकर का मानना था। यहाँ तक कि विशेष अधिकारों को भी वर्गीकृत किया गया, तो जो विशेष अधिकार है उसको भी वर्गीकृत किया गया है। ठीक, और प्रत्येक वर्ग विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं, और हर वर्ग को कुछ न कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था में हर वर्ग के पास कुछ विशेष अधिकार होता है, जैसे कि ब्राह्मण का क्या काम होगा, क्या अधिकार होगा, वो सब बताया गया है। क्षत्रिय का क्या काम होगा, क्या अधिकार होगा, वो बताया गया है। ठीक, तो हर वर्ग के पास कुछ ना कुछ एक विशेष अधिकार होता है। ठीक, हर वर्ग सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में रुचि रखता है, और हर वर्ग जो है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में रुचि रखता है। जाति हिंदू को समुदाय के रूप में अनुमति नहीं देता है, मतलब कि जाति कभी भी हिंदुओं को एक समुदाय में बदलने की अनुमति नहीं दे पाता है, मतलब कि एक समुदाय के तौर पे अपने आप को बताने की अनुमति नहीं देता है। मतलब कि जाति व्यवस्था की वजह से जो हिंदू हैं वो अपने आप को एक समुदाय नहीं मान पाते। ठीक, तो जाति व्यवस्था ही कहते हैं कि जाति व्यवस्था की वजह से ही जो है हिंदू एक समुदाय में नहीं बदल पाता है, बल्कि वो बट के ही रह जाता है। ठीक, 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इस दिन मनुस्मृति को जलाया गया था। ठीक, तो मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर। तो ये याद रखिएगा आप, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। ठीक, चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो अंबेडकर थे वो क्या थे? चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे ये। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक, he said that constitutional remedies as heart and soul of Indian constitution। तो ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, रेमेडीज कहते हैं जो किसी को जो है रिजर्वेशन वगैरह जो दिए जाते हैं, ये सारी चीज उन्होंने कहा कि संवैधानिक उपचार भारतीय संविधान के दिल और आत्मा के रूप में। ठीक, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं वो एक तरह से हार्ट एंड सोल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक, संवैधानिक उपचार जो है वो भारतीय संविधान के दिल और आत्मा के रूप में है। ठीक, तो इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अब इससे क्या रिलेशन है बी आर अम्बेडकर का ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से? अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस्टेब्लिश द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो इन्होंने ही बनाया था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन टू मेक श्योर दैट फेयर रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू द शेड्यूल कास्ट, ताकि मतलब ये श्योर किया जा सके कि शेड्यूल कास्ट को सही तरीके से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उनका रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से हो रहा है इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ बॉडीज ऑफ इंडिया। किस, कहाँ पे? जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडिया की उसमें
जो शेड्यूल कास्ट है उसका सही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था। दिस एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1930 और ये एसोसिएशन कब बना था? 1930 में बना था। ठीक। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ठीक, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, तो ये अंबेडकर ने बनाया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर ने ये सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की कि भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक, तो जो निर्णय लेने वाले निकाय थे उनमें क्या जो दलित वर्ग हैं उनका उचित प्रतिनिधित्व हो पा रहा है या नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ बनाया था। ठीक, और ये जो है इस संघ की स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। इस संघ की स्थापना 1930 में हुई थी। ठीक, भारतीय बुद्धा महासभा, भारतीय बुद्धा बौद्ध महासभा, ठीक, बुद्धा महासभा या बौद्ध महासभा, तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, नोन एज भारतीय बुद्धा महासभा इज अ नेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये क्या है? नेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है। भारत का बौद्ध समाज, जिसे भारतीय बौद्ध समाज के नाम से जाना जाता है, भारत में एक राष्ट्रीय बौद्ध संगठन है। ठीक, तो इसमें क्या है? इट वॉज फाउंडेड बाई बी आर अम्बेडकर, और जिसको भी बी आर अम्बेडकर ने ही बनाया है, भारतीय बौद्ध समाज। ठीक, यानी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बी आर अम्बेडकर ने ही बनाया है। 4 मई 1955 इन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। ठीक, मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक, इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 4 मई 1955 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में की थी। ठीक, तो ये भी याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर ने एक समाज बनाया था, एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया बुद्धा सोसाइटी। ठीक, ऑल इंडिया बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट सोसाइटी। 3 मंत्रा फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक, कि उन्होंने 3 मंत्रा बताया था कि किसी भी डिप्रेस्ड क्लास के एम्पावरमेंट के लिए 3 मंत्र बताया था उन्होंने, कि अगर कोई भी डिप्रेस्ड क्लास है वो अगर ये 3 मंत्र फॉलो कर लेता है तो वो जो है उनका एम्पावरमेंट हो सकता है। वंचित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए 3 मंत्र बताया था उन्होंने कि किस तरह जो वंचित वर्ग है वो अपना सशक्तिकरण कर सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ठीक, शिक्षित, आंदोलन और आयोजन। ठीक, शिक्षित, आंदोलन और आयोजन। ठीक, तो ये देखिए इसकी क्रोनोलॉजी भी कभी कभी पूछी जाती है एग्जाम में, क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है इसकी। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि ये इससे रिलेटेड क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है मंत्र। सबसे पहले आता है एजुकेट, फिर एजिटेट, फिर ऑर्गेनाइज। ठीक, EAO, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। ठीक, शिक्षित, आंदोलन और आयोजन। ठीक, तो ये याद रखना है, क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको एजुकेट होना पड़ेगा यानी कि शिक्षित होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंदोलन कर सकते हैं यानी कि एजिटेट कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप ऑर्गेनाइज हो सकते हैं यानी कि आपका आयोजन हो सकता है। ठीक, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अस्पृश्यता। ठीक, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता क्या होता है या अनटचेबिलिटी क्या होती है? अनटचेबिलिटी इज नॉट अ सिंपल मैटर। ये कहते हैं कि अनटचेबिलिटी जो है वो सिंपल मैटर नहीं है। ठीक, बहुत आसान मैटर नहीं है। अंबेडकर सेड इन स्पीच 1927 की एक स्पीच में अंबेडकर ने ये कहा कि जो अनटचेबिलिटी है वो कोई सिंपल मैटर नहीं है बल्कि बहुत ही गंभीर मैटर है। ठीक, बहुत ही क्रिटिकल मैटर है। अस्पृश्यता एक साधारण मामला नहीं है, अंबेडकर ने 1927 में एक भाषण में कहा था। तो 1927 के एक भाषण में
इन्होंने कहा था। अस्पृश्यता भी कह सकते हैं या छुआछूत भी कहते हैं इसको। ठीक, तो ये जो है एक सामान्य मामला नहीं है बल्कि बहुत गंभीर मामला है। इट इज द मदर ऑफ ऑल पॉवर्टी एंड लोलीनेस एंड इट हैज ब्रॉट अस टू द सब्जेक्ट स्टेट वी आर इन टुडे। ठीक, तो ये कहते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है और ये जो है क्या है, गरीबी की माँ है, गरीबी और लोनलीनेस की माँ है। इट हैज ब्रॉट अस द एब्जेक्ट स्टेट वी आर इन टुडे, और ये हमको ऐसे स्टेट में, इतने बुरे स्टेज में लाके खड़ा कर दिया है जिस स्टेज में अभी हम लोग हैं। ठीक, उन्होंने कहा कि ये हमारी सभी गरीबी और नीचता की जननी। ठीक, सभी गरीबी और निजता की जननी है और इससे हमें उस दयनीय स्थिति में ला दिया है जिसमें हम आज हैं। तो ये हमें ऐसी दयनीय स्थिति में ला दिया है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। ठीक, मतलब कि बहुत खराब कंडीशन में अभी हम लोग जी रहे हैं। द इनइक्वालिटी इनहेरेंट इन द फोर कास्ट सिस्टम मस्ट बी रूटेड आउट। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है चार कास्ट सिस्टम में, उनको जो है खत्म किया जाना चाहिए। ठीक, जिसमें हम आज हैं, चार जाति व्यवस्था में निहित असमानता को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो चार जातियों में असमानता है, चार जाति व्यवस्था में जो भी असमानताएं हैं उसको जड़ से खत्म किया जाना चाहिए, तभी हम लोग एक बेहतर समाज की यानी कि बेस्ट सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं। ठीक, ही वॉज प्रोग्रेसिव रेडिकल कंजर्वेटिव। तो ये क्या थे, प्रोग्रेसिव रेडिकल कंजर्वेटिव थे, ये भी याद रखना है आपको। वो प्रगतिशील कट्टरपंथी रूढ़िवादी थे। ठीक, प्रगतिशील कट्टरपंथी रूढ़िवादी थे। ठीक, टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। इन्होंने आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में बात किया है। इसको सबसे पहले बात किया है जॉन डेवी ने। ठीक, जॉन डेवी ने सबसे पहले बात किया है, लेकिन अंबेडकर ने भी बात किया है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के विचार के बारे में बात किया है बी आर अम्बेडकर ने, जिसको सबसे पहले जॉन डेवी ने बात किया। ट्राइब्स एज आदिवासी, इन्होंने भी ट्राइब्स को आदिवासी कहा है, जो सबसे पहले टी बप्पा ने कहा था। ठीक, आदिवासी के रूप में जनजाति अम्बेडकर भी कहते हैं, जिसको पहले टी बप्पा ने भी एक्सप्लेन किया था। दलित, ज्योतिबा फूले ने ये वर्ड यूज किया था दलित का। दलित ज्योतिबा फूले ने यूज किया था। अब ये दलित कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग ऑफ दलित बहुजन समाज। तो एक मीटिंग थी दलित बहुजन समाज की, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही फोकस ऑन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और ये ज्यादातर जो है फोकस किस पे करते हैं, उसमें फ्रीडम के लिए स्ट्रगल के पे फोकस करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक, शूद्रा एंड लोअर कास्ट, शूद्रा एंड लोअर कास्ट। अब शूद्रा और लोअर कास्ट के बारे में अंबेडकर क्या कहते हैं, अंबेडकर मेक्स द केस दैट शूद्रा वर क्षत्रियास who fell out with Brahmin and were thus excluded from Upanayana ceremony by Brahmin, and this resulted in degradation of status of Shudras later on। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो शूद्रा थे वो क्या थे, पहले क्षत्रिय थे, जो फेल आउट हुए थे ब्राह्मण के साथ, और फिर जो है उनको बाहर कर दिया गया था, उपन्याना सेरेमनी से भगा दिया गया था, किसके जरिए, ब्राह्मण्स के जरिए, और जिसकी वजह से जो शूद्रा है उनका स्टेटस बाद में गिरता चला गया। ही कोर्स इंस्टेंसेस इन द पुराणास। तो पुराणास के कई सारे इंस्टेंसेस, कई सारे घटनाओं का जिक्र करते वक्त ये बताते हैं, पुराणास और पुराण्स कहते हैं इसको, पुराण्स एंड महाभारत, डॉक्यूमेंटिंग वॉर बिटवीन सुदास एंड ब्राह्मण। ठीक, डॉक्यूमेंटिंग वॉर बिटवीन सुदास एंड ब्राह्मण। तो सुदास और ब्राह्मण के बीच में जो वॉर हुआ करते थे वो किसमें, महाभारत और पुराणास में लिखा हुआ है। ठीक, उसी को कोट करके ये बताते हैं ठीक कि किस तरह से शूद्राज का स्टेटस घटा है। शूद्र और निचली जाति, शूद्र और निचली जाति के बारे में क्या कहते हैं ये, अंबेडकर ये मामला बनाते हैं कि
मतलब वो ये मानते हैं कि जो शूद्र थे वो क्या थे, क्षत्रिय थे, जो क्षत्रिय थे जो ब्राह्मणों के साथ अलग हो गए, ठीक, जो ब्राह्मणों के साथ अलग हो गए और इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा उपनयन समारोह के से बाहर कर दिए गए। तो ब्राह्मण ने इनको उपनयन समारोह से बाहर कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि शूद्रों की जो स्थिति है उसमें गिरावट आती चली गई। ठीक, उन्होंने पुराणों और महाभारतों में सुदास और ब्राह्मणों के बीच युद्ध के उदाहरणों का हवाला दिया है और इन्होंने हवाला दे के बताया है। तो हवाला किसका दिया है? महाभारत और पुराणों में जो कहानियां हैं इस सुदास और ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई की, युद्ध की, उसको उसका उदाहरण लेके ये बताते हैं कि किस तरह से शूद्रों का जो है स्टेटस या स्थिति कैसे गिरती चली गई। ठीक, ब्रोकन मैन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। ठीक, अब ब्रोकन मैन थ्योरी में क्या कहते हैं, टूटे हुए पुरुष सिद्धांत को में क्या कहते हैं? अंबेडकर एड्स दैट द ब्रोकन मैन एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। ठीक, तो अंबेडकर कहते हैं कि ब्रोकन मैन जो है बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक, क्योंकि अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म को बाद में अपना लिया था, विच प्रोपाउंडेड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और जो बौद्ध धर्म क्या है, जो क्या करता है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देता है। ठीक, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्रतिपादित किया है। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो टूटा हुआ आदमी होता है, जो ब्रोकन मैन होता है, वो बुद्धिस्ट समाज को ज्वाइन करता है, बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट करता है, जो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी को प्रोपाउंड करता है। ठीक, द सेटल्ड पीपल रिमेन्ड इन हिंदुइज्म। जो सेटल्ड पीपल हैं वो हिंदुइज्म में रह जाते हैं एंड एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण। और वो क्या करते हैं, जो ब्राह्मण की सुप्रीमेसी है, मतलब कि ब्राह्मण सुपेरियर है, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। दिस रिजल्टेड इन फर्दर वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन द ब्रोकन मैन एंड द सेटल्ड कम्युनिटीज। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत गैप आ जाता है, जो ब्रोकन मैन है और जो सेटल कम्युनिटीज हैं उन दोनों के बीच में। बसे हुए लोग हिंदू धर्म में बने रहे और ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्वीकार किया। ठीक, और ब्राह्मण का जो वर्चस्व था उसको इन लोगों ने स्वीकार किया। इसके परिणाम स्वरूप टूटे हुए पुरुषों और बसे हुए समुदायों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। ठीक, तो जो बसे हुए समुदाय थे और जो टूटे हुए समुदाय थे, उन दोनों के बीच की जो खाई है वो और बढ़ती चली गई। मतलब दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट होते चले गए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में क्या कहते हैं बी आर अम्बेडकर? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनाइलेशन ऑफ कास्ट में क्या कहते हैं? एनाइलेशन ऑफ कास्ट इज एन अकाउंट ऑफ बिलीफ। ये क्या है? एक अकाउंट ऑफ बिलीफ है दैट सोशल रिफॉर्म हैज टू टेक प्रीसेडेंस ओवर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक, प्रोवाइडिंग इंस्टांसेस ऑफ द टायरनी practiced by upper caste Hindu and the untouchable community of India। ठीक, तो ये क्या कहते हैं एनालिसिस ऑफ कास्ट में? इस विश्वास का लेखा जोखा है कि सामाजिक सुधार को राजनीतिक और धार्मिक सुधार पर वरीयता लेनी चाहिए। मतलब कि सामाजिक सुधार को धार्मिक और राजनीतिक सुधार से बढ़ के देखना चाहिए, जो भारत के अछूत समुदाय पर उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचार के उदाहरण प्रदान करता है। ठीक, तो ये जो धार्मिक और राजनीतिक सुधार है वो क्या करता है, वो हिंदुओं के द्वारा जो निचली जातियां थी, हिंदुओं की जो उच्च जातियां हैं उनको द्वारा जो है जो निचली जाति पे अत्याचार किया गया उसको दर्शाता है। ठीक, तो एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक बुक भी है बी आर अम्बेडकर की। ही रोट द एनाइलेशन ऑफ कास्ट फॉर 1936 मीटिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ लिबरल हिंदू कास्ट रिफॉर्म इन लाहौर। तो इन्होंने एक मीटिंग थी लिबरल हिंदू कास्ट रिफॉर्म लाहौर में, जिसके लिए इन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखा था 1936 में। उन्होंने लाहौर में उदार हिंदू जाति सुधारकों के एक समूह की 1936 की बैठक के लिए राजनीति का विनाश लिखा था। ठीक, राजनीति का विनाश यानी कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट। ठीक, तो ये एक आप ऐसे कह सकते हैं या बुक कह सकते हैं, बुक भी है इनके इसके नाम से, और ऐसे था एक तरह का ये, क्योंकि मीटिंग में जाने के लिए आदमी ऐसे लिख के ही ले जाता है, तो उसके लिए उस मीटिंग के लिए इन्होंने लिखा था जो 1936 में होने वाली। ठीक, आफ्टर रिव्यूइंग द स्पीच कंट्रोवर्शियल नेचर,
The organizer of the conference rescinded Ambedkar's invitation. ठीक, तो स्पीच को रिव्यू करने के बाद, क्योंकि स्पीच में कुछ कंट्रोवर्शियल पार्ट थे, तो अम्बेडकर को जो इनविटेशन दिया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया और उनको नहीं बुलाया गया। ठीक, भाषण की विवादास्पद प्रकृति की समीक्षा करने के बाद, मतलब कि भाषण में जो विवादास्पद प्रकृति थी उसकी समीक्षा करने के बाद सम्मेलन में आयोजकों ने अंबेडकर के निमंत्रण को रद्द कर दिया। ठीक, मतलब उनको नहीं बुलाया गया, उस मीटिंग में उनको बुलाया ही नहीं गया और उसी मीटिंग के लिए इन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखा था। Called villages as siege pole of degradation, corruption and wars. इन्होंने कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने कहा कि जो विलेजेस हैं वो क्या है, सीज पोल हैं, किसके, डिग्रेडेशन के, करप्शन के और वॉर्स। ठीक, गांव को दरिद्रता, भ्रष्टाचार और उससे भी बदतर का गड्ढा कहा है। एक तरह से कहा है कि ये बहुत ही खराब चीज है, गांव के खिलाफ थे, जबकि गांधी जी जो है वो गांव के सपोर्ट में थे, तो ये गांव के खिलाफ थे और ये कहते थे कि गांव जो है वो एक तरह से गड्ढा है, इसका, डेग्रेडेशन का, करप्शन का और वर्स का, मतलब इससे भी बुरी चीजों का। एक गांव की दरिद्रता, भाषण और उससे भी बदतर का गड्ढा है। मैंने बताया ना पहले, जो मीटिंग के बारे में बताया था, उस मीटिंग में उनको इनविटेशन दिया गया था और उसकी मीटिंग के लिए उन्होंने ये चीज लिखी थी। He wrote the annihilation of caste for 1936 मीटिंग, एक मीटिंग थी उसके लिए लिखा था। जो मीटिंग क्या थी, किसकी थी, ग्रुप ऑफ लिबरल हिंदू कास्ट रिफॉर्म इन लाहौर। लाहौर में एक मीटिंग होनी थी, जो किसने, कौन करा रहे थे, लिबरल हिंदू करा रहे थे। ठीक, लिबरल हिंदू कास्ट रिफॉर्मर जो थे वो करा रहे थे। उस मीटिंग में अंबेडकर को इनवाइट किया गया था और उसकी स्पीच के तौर पे उन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखा था। लेकिन बाद में जब लोगों को लगा कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो उन्होंने अंबेडकर की मीटिंग को कैंसिल कर दिया, अंबेडकर के इनविटेशन को कैंसिल किया। मीटिंग तो हुई लेकिन अंबेडकर को उसमें नहीं बुलाया गया। ठीक, उन्होंने लाहौर में उदार हिंदू जाति सुधारकों के एक समूह की 1936 की बैठक के लिए जाति का विनाश लिखा था, लेकिन उनको बुलाया ही नहीं गया। आफ्टर रिव्यूइंग द स्पीच, ये तो हो गया। महार मूवमेंट, महार मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट हुए थे। यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वालंकर ने शुरू किया था, महार आंदोलन को वालंकर ने शुरू किया था। द महार मूवमेंट इन महाराष्ट्र वाज डिजाइन्ड ओवर द इयर्स विद आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय वेरियस लीडर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो महार मूवमेंट था वो किस लिए था, महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। महार आंदोलन को समय समय पर विभिन्न नेताओं द्वारा शुरू की गई विचारधारा और कार्यक्रम के साथ डिजाइन किया गया। मतलब कि जो अलग अलग नेताओं ने अपने विचारधारा पेश की थी और उन सबके कार्यक्रम के जरिए जो है महार मूवमेंट को लाया गया था। ठीक, बिफोर डॉक्टर अम्बेडकर्स राइज एज एन इमेंसिपेटर ऑफ द अनटचेबल्स, द महार ट्राइज टू रेज देयर सोशल स्टेटस विद इन द हिंदू रिलीजन। तो जब मतलब अम्बेडकर के अछूतों के मुक्तिदाता के रूप में, मतलब अछूतों को, अनटचेबल्स को मतलब बचाने के तौर पे, मतलब उनका सही स्टेटस दिलाने के तौर पे जब तक अम्बेडकर ने आवाज नहीं उठाया था, उससे पहले महार जो है अपना स्टेटस हिंदू रिलीजन में बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, अछूतों के मुक्तिदाता के रूप में उदय से पहले, क्योंकि अम्बेडकर को ये माना जाता है कि ये अछूतों के मुक्तिदाता थे, तो इनके उदय से पहले महारों ने हिंदू धर्म के भीतर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश की। ठीक, इसी को महार मूवमेंट कहा जाता है। महार मूवमेंट जो है ये अंबेडकर ने चलाया था। महार मूवमेंट अंबेडकर ने चलाया था, महार नहीं चलाया था। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। महार सत्याग्रह और चौदार टेल सत्याग्रह, दो नाम से जाने जाते हैं ये, महार सत्याग्रह या चौदार टेल सत्याग्रह। was a satyagraha led by B.R. Ambedkar on 20th March 1927 to allow untouchable to use water in public tank, ताकि मतलब जो अनटचेबल्स हैं उनको मतलब पब्लिक टैंक से वाटर यूज करने के लिए मना किया जाता था। महाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, महाराष्ट्र में।
तो वहाँ पे जो पब्लिक टैंक हुआ करते थे, वहाँ से जो अनटचेबल्स यानी कि जो शूद्र होते थे, उनको पानी लेने के लिए मना किया जाता था। तो ये सत्याग्रह चलाया गया ताकि मतलब अनटचेबल्स को पब्लिक टैंक से पानी लेने की अनुमति दी जाए। द डे 20th मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज सोशल एम्पावरमेंट डे इन इंडिया। और ये 20 मार्च जो है इंडिया में सोशल एम्पावरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक। महाड़ आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह या चौदार टेल सत्याग्रह 20 मार्च 1927 के बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में एक सत्याग्रह था, जिसमें अछूतों को महाड़, वर्तमान में रायगढ़ जिले, ठीक, महाराष्ट्र, भारत में एक सार्वजनिक टैंक में पानी का उपयोग करने की अनुमति दी गई। ठीक, मतलब ये सत्याग्रह ही उसी के लिए थी कि मतलब हमको जो है जो सार्वजनिक टैंक है उनमें से पानी का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। ठीक, और इसीलिए 20 मार्च को भारत में सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 20 मार्च को भारत में सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के बारे में क्या कहते हैं अम्बेडकर? हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते हैं बी आर अम्बेडकर? ठीक, तो अम्बेडकर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनड हिंदुइज्म एंड द आइडिया ऑफ होमोजेनियस हिंदू। ठीक, तो ये हिंदुइज्म को क्वेश्चन करते हैं, मतलब उसकी जो आइडियाज हैं और जो होमोजेनियस हिंदुइज्म की हिंदू की आइडियाज है उसको क्वेश्चन करते हैं, मतलब उस पर सवाल उठाते हैं, आर्ग्यूइंग दैट हिंदू सोसाइटी एज सच डज नॉट एग्जिस्ट। और ये कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी कोई हिंदू सोसाइटी के नाम से एग्जिस्टेंस ही नहीं, मतलब हिंदू सोसाइटी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अंबेडकर ने लगातार हिंदू धर्म और सजातीय हिंदू के विचारों पर सवाल उठाया है। ठीक, और ये तर्क देते हैं कि हिंदू समाज इस रूप में अस्तित्व में है ही नहीं, मतलब आप किसी भी मतलब जो समाज है उसको आप हिंदू समाज कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बटे हुए हैं पूरा आपस में। ठीक, तो ये कहते हैं कि हिंदू समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, हिंदू सोसाइटी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इवन दो आई वॉज बॉर्न इन हिंदू रिलीजन, और वो कहते हैं, ये बहुत फेमस कोटेशन है उनका, ठीक, कि इवन दो आई वॉज बॉर्न इन हिंदू रिलीजन, मतलब कि मैं हिंदू रिलीजन में तो पैदा हुआ हूँ, आई विल नॉट डाई इन द हिंदू रिलीजन, लेकिन मैं हिंदू रिलीजन में मरूंगा नहीं। ठीक, तो ये बहुत फेमस कोटेशन है उनकी कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा। ठीक, भले ही मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और मरते वक्त उनका जो रिलीजन था वो बौद्ध धर्म था। अब बुक्स देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं। तो सबसे पहली जो बुक है वो आती है एनालिसिस ऑफ कास्ट, जो 1936 में पब्लिश हुई। इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, जो 1943 में पब्लिश हुई। द अनटचेबल्स हु आर दे, 1946। हु वर द सूत्रास, 1946। स्टेट एंड माइनॉरिटीज, 1947। अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनी। एक तो ये सारी बुक्स थी जो अम्बेडकर से रिलेटेड थी, और सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, सारी बुक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये अम्बेडकर के सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, वरना हम लोग 4-5 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास लीव करेंगे। फर्स्ट यूनिट आज हम लोग की कंप्लीट हो गई है, कल से हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप लोग, वरना क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं।
और एक अनाउंसमेंट है, कल भी क्लास होगी हमारी, कल संडे है लेकिन क्लास होगी। एट PM पे क्लास होगी। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट यूनिट के लिए क्वेश्चन कर चुके हैं। बाद में हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, लेकिन अभी हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास के लिए। मनु दहन 25 दिसंबर में लिया गया था, तो ये ईयर क्या था? 1927 को था। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को चलाया गया था, इसीलिए उस आज भी 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाइनटीन 27, यस। इसमें दिया होगा शायद। नहीं दिया है ईयर, 1927 है ईयर इसका, 1927। ठीक। ठीक है, क्वेश्चन याद स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन एंथनी गिडेन्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन प्राइमेसी इज ग्रांटेड टू। तो एंथनी गिडेन की जो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी है, उसमें दो चीजों की बात करते हैं, वो स्ट्रक्चर और एजेंसी की बात करते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर और एजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना था एंथनी गिडेन ने, ये आपको आंसर करना है। इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब यही है। ठीक, एंथनी गिडेन्स के सिद्धांत में संरचना प्रधानता प्रदान की जाती है को, मतलब कि कौन सी चीज को प्रधानता प्रदान की जाती है, मतलब किस चीज को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले आता है संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, एजेंसी आदत, संरचना और एजेंसी दोनों। ठीक, संरचना और एजेंसी दोनों। किसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना था, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना था? स्ट्रक्चर, एजेंसी, हैबिटस, स्ट्रक्चर एंड एजेंसी। आंसर फास्ट।
तो उन्होंने स्ट्रक्चर और एजेंसी दोनों को इम्पोर्टेंट माना था, दोनों को ही प्राइमेसी दिया था और ये कहा था कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को प्राइमेसी दी जा सकती है, तो दोनों को ही उन्होंने इम्पोर्टेंट माना था, संरचना और एजेंसी दोनों। डी आंसर सही होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गिडेंस स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चर? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर में क्या चीज आती है ये बताना है, ठीक। अकॉर्डिंग टू गिडेंस स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं? गिडेंस की संरचना के अनुसार सिद्धांत क्या बनता है? ठीक। संरचना सिद्धांत क्या बनता है ये होगा, ठीक है। गिडेंस की संरचना के अनुसार, संरचना सिद्धांत के अनुसार संरचना क्या बनता है? तो संरचना क्या है? वैल्यू एंड नॉर्म्स, स्टेटसेस एंड रूल्स, एक्टर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रिसोर्सेस। पढ़ाया गया, हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए, तभी पता चलेगा किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। मूल और मानदंड, स्थितियां और भूमिकाएं, अभिनेताओं और महाभागिता, नियम और संसाधन। सारे लोग आंसर करिए, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है सबको आंसर करना है। आंसर फास्ट। सो एंथनी गिडेन ने कहा था कि स्ट्रक्चर्स आर द रूल्स एंड रिसोर्सेज। स्ट्रक्चर्स आर द रूल्स एंड रिसोर्सेज। उन्होंने कहा था कि संरचना जो है वो क्या है? नियम और संसाधन है। तो गिडेन की स्ट्रक्चरेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? रूल्स एंड रिसोर्सेज आते हैं, ठीक। संरचना सिद्धांत के अनुसार जो है संरचना क्या है? नियम और संसाधन है, ठीक। के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। According to Manuel Cashel, which is the defining organizational structure of our age? Defining organizational structure of our age. मैनुअल कैशल के अकॉर्डिंग कौन सा जो है डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारे एज का, ठीक। तो अगर आपको उनका कीवर्ड भी पता हो जो मैंने बताया था तो आंसर कर लेंगे आप लोग। ब्यूरोक्रेसी, कॉन्ग्लोमरेट, हायरार्की, नेटवर्क। नौकरशाही, कॉन्ग्लोमरेट, पदानुक्रम, नेटवर्क। क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए। आंसर फास्ट। आप लोग पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो आंसर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है। So according to Manuel Cashel, the defining organizational structure of our age is network. नेटवर्क सोसाइटी की बात करते हैं मैनुअल कैशल, ठीक। इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी, मैंने बताया था कि ये सारे कीवर्ड हैं उनके।
मैनुअल कैशल के अनुसार हमारे युग की परिभाषित संगठनात्मक संरचना जो है वो नेटवर्क है। ठीक, पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ जब तक नहीं पढ़ेंगे आपकी तैयारी नहीं हो सकती। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म लेट मॉडर्निटी क्वाइंड बाई, लेट मॉडर्निटी का टर्म किसने क्वाइन किया था और मॉडर्निटी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था ये भी बताना है। ठीक, लेट मॉडर्निटी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था और मॉडर्निटी को उसने क्या कहा था। एंथनी गिडेंस, मैनुअल कैशल, जिगमंड बॉमन, जैक्वेस डेरिडा, जेकब डेरिडा। ठीक, जैक्स डेरिडा, एंथनी गिडेन, मैनुअल कैशल, जिगमंड बॉमन। किसने दिया था बताइए लेट मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट। जिन लोगों ने पीडीएफ पढ़ा होगा वो बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। इवन अगर आपने क्लास भी देखा होगा, जिन इनसे रिलेटेड जो क्लास हुई थी, जो थिंकर हैं लेट मॉडर्निटी के, उनकी क्लास भी अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो आप आंसर कर लेंगे इसका। आंसर फास्ट, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। आंसर करिए आप लोग फास्ट। So the term late modernity was coined by Anthony Giddens. एंथनी गिडेन ने इस कॉन्सेप्ट को क्वाइन किया है। ठीक, एंथनी गिडेन का कॉन्सेप्ट है ये लेट मॉडर्निटी। उन्होंने कहा था कि जो अभी की सोसाइटी की जो मॉडर्न सिस्टम है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसको आप पोस्ट मॉडर्निटी नहीं कह सकते बल्कि लेट मॉडर्निटी कह सकते हैं। ठीक, तो पोस्ट मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट की जगह पे इन्होंने कहा था कि लेट मॉडर्निटी है, मतलब कि अभी की जो मॉडर्निटी है वो लेट मॉडर्निटी। अभी जो भी डेवलप सोसाइटी है, तो वो कहते हैं नो डाउट कि जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है, लेकिन आप इसको अभी पोस्ट मॉडर्निटी नहीं कह सकते क्योंकि पोस्ट मॉडर्निटी में इससे ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक, उसी को कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हुए उन्होंने लेट मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया था। देर से मॉडर्निटी या देर से आधुनिकता या लेट मॉडर्निटी। Next question, question number 5. Where does Foucault believe the discipline originated? ठीक, तो फुको का मानना है कि विषयों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक, इन प्रिजन, इन मोनास्ट्रीज, इन कोर्ट रूम, इन सुपरमार्केट्स। जेल में, मठों में, अदालत कक्षों में, सुपरमार्केट में। डिसिप्लिन कहाँ से बनी।
ये अनुसंधान होगा, विषय नहीं होगा, अनुसंधान। Where does Foucault believe the disciplines originated? Foucault का मानना है कि अनुसंधान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंसर फास्ट। फास्ट आंसर करिए, अभी 5 क्वेश्चन हम लोग कवर करने हैं। So the answer for this question is in courtrooms. तो फुको का मानना था कि जो डिसिप्लिन है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, वो कोर्ट रूम से हुई। ठीक, अदालत कक्षों से जो है अनुसंधान की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये फुको का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज कंसीडर्ड एज मॉडर्निटी एज अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट? इसने जो है मॉडर्निटी को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कहा है। ठीक, इसने मॉडर्निटी को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कहा है। आधुनिकता को अधूरी परियोजना किसने माना है? ठीक, रोनाल्ड बार्थ्स, एंथनी गिडेंस, जर्गन हैबरमास, रैंडॉल्फ कोली। किसने माना है बताइए? आंसर फास्ट, पढ़ चुके हैं हम लोग। सो 26 थिंकर में ये दोनों तो आते नहीं है। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब 26 थिंकर में ही आते होंगे। तो एंथनी गिडेन या जर्गन हैबरमास, दोनों लोगों ने मॉडर्निटी के बारे में बोला है। हाँ, तो किसने जो है, इन दोनों में किसने जो है मॉडर्निटी को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कहा है? एक अधूरी परियोजना किसने कहा है आधुनिकता को? आंसर फास्ट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जर्गन हैबरमास। तो जर्गन हैबरमास ने ही कहा था मॉडर्निटी को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, आधुनिकता को अधूरी परियोजना कहा था। एंथनी गिडेन ने मॉडर्निटी को एज जगरनॉट कहा था। ठीक, मॉडर्निटी एज जगरनॉट। ठीक, तो एंथनी गिडेन ने मॉडर्निटी को एज जगरनॉट कंसीडर किया था, और जर्गन हैबरमास ने जो है मॉडर्निटी को एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कंसीडर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। According to Dr. Ambedkar, which article is the most important article of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मोस्ट आर्टिकल कौन सा था, ये बताइए। आंसर फास्ट।
सो इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल कहा था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। आंसर करिए फास्ट। So the answer for this question is आर्टिकल 32। सी आंसर होगा इसका, आर्टिकल 32। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आर्टिकल 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फास्ट करिए आप लोग, क्लास का टाइम हो चुका है, तो फास्ट आंसर करिए। तो इन 3 क्वेश्चन और करने हम लोगों को। हु रोड द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बुक किसने लिखा था? किसकी पुस्तक है? मर्डॉक, मैकी मैरियोट, इरावती कर्वे, लुई डूमो। ठीक। लुई डूमो, इरावती कर्वे, मैकी मैरियोट। ठीक, ये एमसी मैरियोट नहीं है, मैकी मैरियोट है। मर्डॉक। आंसर फास्ट। यस, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इरावती कर्वे। इरावती कर्वे की ही बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिसमें इन्होंने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया है, जिसमें इन्होंने इंडिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसमें किसमें? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड सेंट्रल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हु स्टडीड फार्मर ऑफ अवध? अवध के फार्मर की स्टडी किसने किया था? अवध होगा। ठीक। अवध के किसानों का अध्ययन किसने किया था? एम.एन. श्रीनिवास, आर के मुखर्जी, कर्वे, रिस्ले। किसने किया था? आंसर फास्ट। So the answer for this question is R. K. Mukherjee. आर के मुखर्जी ने
अवध के फार्मर की यानी कि अवध के किसान की स्टडी किया था। अच्छा ये आर के मुखर्जी होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आंसर करिए फास्ट, उसके बाद हम लोग क्लास लीव करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी? फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी किसको कहा जाता है? भारतीय समाजशास्त्र के पिता यानी कि संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी? डीपी मुखर्जी, जीएस घुरे, एम के गांधी, विनोद कुमार सरकार। किसे माना जाता है? आंसर करिए फास्ट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी? फादर एंड फाउंडर दोनों माना जाता है जीएस घुरे को, ठीक। जीएस घुरे को ही फादर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी माना जाता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? स्कोर क्या है आपका? बताइए, आप लोग का स्कोर क्या है? ठीक है, पीडीएफ पढ़ते रहिए आप लोग, जो भी पीडीएफ अपलोड होती है उसको देखते रहिए। ठीक है, लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कल याद रखिएगा, रिमाइंडर मैं कर दे रहा हूँ एक बार। 8 बजे क्लास होगी कल संडे को भी।